पीएम मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो दोनों राज्यों को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी इस बार मध्य प्रदेश के जबलपुर और राजस्थान के जोधपुर में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के मुताबिक आज सुबह 11:15 बजे राजस्थान के जोधपुर में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा से जुड़े 5,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला वो रखेंगे। वहीं दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचेंगे, जहां सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास जैसे क्षेत्रों में 12,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वो करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल ईडी ने उन्हें घंटों चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम सुबह संजय सिंह के घर पर पहुंची थी और दिल्ली शराब घोटाले मामले में करीब 11 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई। इस दौरान संजय सिंह के घर के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमी थी और कुछ लोग भावुक उस वक्त नजर आए और संजय सिंह को लेकर लौट रही ईडी की गाड़ी के सामने लेट गए। कुछ कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज का आरोप भी लगाया। संजय सिंह के पिता और पत्नी ने कहा कि सत्य की जीत होगी। कल संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी संजय सिंह के परिवार से मिलने पहुंचे। आरजेडी सांसद मनोज झा भी संजय सिंह के घर पहुंचे हैं। तो लंबी पूछताछ जो है कल हुई, उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी की तरफ से। और ये जो मामला है शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें गिरफ्तारी की गई है। और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद वहां पर कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के भी जमा हुए थे और अब आज जो है ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। और यहाँ पर आपको बताएं कि ये जो शराब घोटाला है, इसके मामले में करीब 11 घंटे की पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मुकेश, इस मामले के बारे में भी आप बताइए और आज कब तक पेश किया जाएगा इनको? देखिए, इस वक्त मैं ईडी के दफ्तर के बाहर हूं और यहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह से पूछताछ चल रही है। आज उनको दोपहर तक कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आप देखें कि जो ईडी के बाहर किस तरह से सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने ईडी दफ्तर के आसपास के रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया है, केवल मीडिया की एंट्री है। तो सुरक्षा बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। जहाँ तक इस मामले की बात है, तो ये जो मामला है, इसमें जो सीबीआई है उसने अगस्त 2022 में ये मामला दर्ज किया था। उसके बाद इस मामले को ईडी ने टेक ओवर किया और ईडी ने फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन जो इस केस में आरोपी हैं दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा, हालांकि अब दोनों सरकारी गवाह बन चुके हैं। दिनेश अरोड़ा की पूछताछ में संजय सिंह का नाम आया। दिनेश अरोड़ा ने ये कहा कि कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में संजय सिंह ने ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, जो उस समय आबकारी मंत्री थे, उनकी मीटिंग कराई मनीष सिसोदिया से। और इसके बाद वो कई बार मनीष सिसोदिया से मिले। दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में ये भी कहा कि पार्टी फंड के नाम पर संजय सिंह ने 82 लाख रुपए देने को कहा और उस पैसे का इस्तेमाल बाद में चुनाव में हुआ। दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में ये भी कहा कि संजय सिंह ही दिनेश अरोड़ा को एक बार मीटिंग के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ले गए थे। तो इस तरह से चाहे वो चार्जशीट ईडी ने पेश की हो या चार्जशीट सीबीआई ने पेश की हो, दोनों ही चार्जशीटों में संजय सिंह का नाम था। हालांकि शुरुआत में वो आरोपी नहीं थे, लेकिन जिस तरह जांच बढ़ती गई उन पर शिकंजा कसा और कल ईडी ने उनके यहाँ घर जाकर करीब 10 घंटे छापेमारी की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी के मुताबिक वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो सवाल उनसे पूछे गए उनका वो जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उनकी जो कस्टोडियल इंटरोगेशन है उसकी ज़रूरत थी। तो आज जो ईडी है वो संजय सिंह को पूछताछ करने के बाद करीब 2 बजे जो राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की विशेष कोर्ट है एम.के. नागपाल की, वहां पर पेश करेगी और संजय सिंह की फर्दर कस्टोडियल रिमांड की मांग करेगी, जिससे उनसे आगे की पूछताछ हो पाए और इस केस में जो बाकी आरोपी हैं या जो गवाह हैं उनके सामने बिठाकर उनसे पूछताछ हो। तो 2 बजे करीब पेशी होगी, लेकिन उसके पहले ही जो दिल्ली पुलिस है उसने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो उसको देखते हुए चाहे वो ईडी का दफ्तर हो या फिर राउज एवेन्यू कोर्ट हो, दोनों जगहों पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।
अच्छा मुकेश, इस मामले को थोड़ा इस तरह भी आप समझाइए, क्योंकि अब कई सारे इसमें आरोपी हैं और इतने वक्त से अब चल रही है इस मामले में जांच। एक तर्क ये भी दिया जाता रहा है कि अगर कुछ नहीं है तो फिर मनीष सिसोदिया को इतने वक्त से जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है, और एक तर्क आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कि मनी ट्रेल जो है वो किस तरह से स्टैब्लिश होती है, पैसे किसको दिए गए, कहाँ आए, किधर गए, ये सब चीजें क्या स्पष्ट हो पाई हैं अभी तक जांच में? देखिए, मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों ने इस केस का मुख्य साजिशकर्ता बताया है, यानी कि उनको एफआईआर में भी आरोपी नंबर 1 रखा गया है। और ईडी ने बार बार ये कोर्ट में कहा है कि ये जो मनीष सिसोदिया हैं, ये दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं, आबकारी मंत्री रहे हैं, इनको अगर बेल मिलती है तो जो गवाह हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से उनको अब तक बेल नहीं मिली है। हालांकि उनकी जमानत का मामला अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन जहां तक पूरी मनी ट्रेल की बात है कि संजय सिंह की मनी ट्रेल क्या है, वो ईडी अभी आज हो सकता है कोर्ट में बताए। लेकिन अब तक जो उनकी भूमिका है वो यही बात सामने आई है कि उन्होंने जो शराब कारोबारी हैं, जो रिटेल कारोबारी हैं शराब के, उनको दिल्ली के डिप्टी सीएम से मिलवाया और फिर बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं उनसे उनकी मीटिंग कराई। और ये एलिगेशन है कि जो शराब पॉलिसी बनी उस पॉलिसी में इन्हीं शराब कारोबारियों का दबदबा रहा, इन्हीं के हिसाब से पॉलिसी बनाई गई और जिससे शराब कारोबारियों को फायदा हुआ और दिल्ली सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। तो जो पूरी मनी ट्रेल है वो तो ईडी कोर्ट में बताएगी, लेकिन जो अब तक की भूमिका है उसके हिसाब से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। बिल्कुल, अब इन्वेस्टिगेशन आगे जो है वो जारी है, इनसे पूछताछ अब आगे होगी। गिरफ्तार किया गया, लंबी पूछताछ के बाद भी अब कोर्ट में क्या बात जो है कही जाती है ईडी की तरफ से, ये भी देखना होगा। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई सारी प्रतिक्रियाएं भी आई, खुद उनकी तरफ से भी कुछ कहा गया, वो भी आपको दिखाते हैं। आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गई, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जो बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस बना, उसकी घबराहट है जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इंडिया अलायंस के उनके जो बाकी सहयोगी हैं उनका क्या कहना है वो भी आप देखिए। तेजस्वी यादव ने भी संजय सिंह पर हुई इस कार्रवाई पर विरोध जो है वो जाहिर किया है। आम आदमी के एमपी जो हैं पार्टी के संजय सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार जो है कर लिया गया है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई को सही बताया है। ये देश की जनता और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कोई सरगना है, किंगपिन है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के इशारे पे ये शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। मुख्यमंत्री आवास ना हो गया, घोटाले का अड्डा हो गया, वहां वसूली हो रही है, कमीशन तय हो रही है। आम आदमी लाल बत्ती तोड़ दे तो कार्रवाई हो जाती है। अब ये पापी इतने खास हो गए कि ये करोड़ों का शराब घोटाला करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम पे कार्रवाई जो हो रही है ये राजनीतिक द्वेष के कारण हो रही है।
कर्नाटक सरकार दंगा फसाद से जुड़े कुछ आरोपियों के मामले वापस लेना चाहती है। बीजेपी के मुताबिक ये अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की कोशिश है। सत्ताधारी कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने भी अपने शासनकाल में बड़ी संख्या में आपराधिक मामले वापस लिए थे। कर्नाटका के एडीजीपी हितेंद्र ने पत्र लिखकर अपने मातहत अधिकारियों से पूछा है कि हिंसा से जुड़े 12 मामलों में किन आरोपियों के खिलाफ मामला वापस लिया जा सकता है। इस सिलसिले में राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उन्हें पत्र लिखा था, साथ में कुछ विधायकों ने भी। उनका आरोप है कि बीजेपी के दौर में राजनीति के तहत बेकसूरों को फंसाया गया। अब बीजेपी कांग्रेस सरकार की इस पहल पर सवाल उठा रही है। सभी को मालूम है कांग्रेस कर रहा है अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण राजनीति का भाग के वजह से ऐसा कर रहा है। सब लोग कल्प्रिट है, उस मालूम होने के बाद में भी उनके ही पार्टी का एमएलए को घर जला दिया, उसके बाद में भी वो लोग निर्दोष है ऐसा बोलता है। उसके पीछे केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। सीटी रवि 2020 में बेंगलुरु शहर के डीजे हल्ली और केजे हल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा की बात कर रहे हैं, जिसमें 2 पुलिस स्टेशनों में आगजनी हुई और तत्कालीन कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति का घर जला दिया गया था। ये मामला उन 12 मामलों में से एक है जिनका रिव्यू सिद्धरमैया सरकार करवा रही है। Mr. Bommai, Mr. Arag Gyanendra have a letter of 2 dozen. बसवराज बोम्मई और उनके गृह मंत्री अर्गा नानेंद्र को भी 2 दर्जन विधायकों ने पत्र लिखा था बीजेपी कार्यकर्ताओं के मामले वापस लेने के लिए। जब हमारी सरकार आई तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि राजनीति से प्रेरित मामले खत्म करवाऊं। अधिकारी तय करेंगे कि ऐसे कितने मामले हैं। वैसे कर्नाटका में ऐसे मामले लेने का सिलसिला पहले से चला आ रहा है। 2015 में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के शासनकाल में 175 मामले वापस लिए गए। 2019 में कुमारस्वामी के शासनकाल में 142 मामले वापस हुए। 2020 में येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहते 62 आपराधिक मामले वापस हुए। 2023 में बोम्मई के मुख्यमंत्री रहते 385 मामले खत्म किए गए। इसकी एक प्रक्रिया है कि जो भी रिपोर्ट आएगी वो लीगल कमेटी और एक्सपर्ट कमेटी को जाएगी। वहां से अगर अप्रूवल मिल गया तो उस कैबिनेट की सब कमेटी को जाएगी और फिर कैबिनेट तय करेगा। सरकारें अपने हिसाब से मामले वापस ले लेती हैं, क्रिमिनल केसेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह पुलिस की जांच प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे तो फिर उसे सलाखों के पीछे क्यों रखा गया। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।